नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 1 का षष्ठः पाठः, जिसका नाम है समुद्र तटः। तो षष्ठः पाठः का अर्थ है छठा पाठ और समुद्र का अर्थ आप जानते ही हैं, जिसको आप इंग्लिश में सी बोलते हैं, और तटः का अर्थ है किनारा। तो समुद्र तटः का अर्थ हो गया समुद्र का किनारा। तो यहाँ पे देखिए एक समुद्र के किनारे की पिक्चर बनी हुई है, फ़ोटो बनी हुई है, जिसमें कुछ लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ बच्चे रेत का घर बना रहे हैं, कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको पिक्चर को देखते हुए एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। ऐसा का अर्थ होता है यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटनाय पर्यटन के लिए अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। जना का मतलब है लोग, बहुत सारे लोग। तो यहाँ लोग जो है पर्यटन के लिए आते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि आपको इस चैप्टर में चतुर्थी विभक्ति और तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के बारे में ज़्यादातर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखना है, ये जो पर्यटनाय शब्द है, पर्यटन एक शब्द है जिसका चतुर्थी विभक्ति में पर्यटनाय बना है। तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। तो जहाँ भी आपको पर्यटनाय दिखेगा या इस तरह का और भी शब्द है, जैसे राम का रूप है, राम का शब्द है रामाय बनेगा, बालक का बालकाय बनेगा। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, बालकाय, ठीक है, रामाय, इस तरह के जो शब्द होंगे इन सब का अर्थ यही होगा, बालक के लिए, राम के लिए। वैसे ही ये घूमने के लिए, पर्यटनाय का अर्थ है घूमने के लिए। तो हमेशा आपको याद रखना है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है, पर्यटनाय। तो पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। अब देखिए केचन, केचन का अर्थ है कुछ। तो कुछ तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगैः का अर्थ है, यहाँ आपको उच्चारण भी शुद्ध करना है, शुद्ध रूप से पढ़ना है। क्या कहते हैं इसको, अंगा के नीचे गा लगा हुआ है, तो ये अंगा आधा है, गा पूरा है, ऐ की मात्रा लगी हुई है, इसको क्या कहेंगे, तरंगैः, तरंगैः क्रीडन्ति, तरंग से खेलते हैं। अब ये क्योंकि तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है, तरंगों से खेलते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये तरंगों के द्वारा खेल रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होगा। क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। अब कुछ क्या कर रहे हैं, तरंगों से खेल रहे हैं या तरंगों के द्वारा खेल रहे हैं। और कुछ, केचन का अर्थ है कुछ, कुछ चा का अर्थ है और। तो इस शब्द के बाद चा लगा है, मतलब इसके पहले हम उसको अर्थ गिनेंगे। तो ये चा और क्यों कुछ, केचन का अर्थ है कुछ, नौका भी, नौका के द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार कर रहे हैं अर्थात जल में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो ये नौका भी शब्द है, ये भी तृतीया विभक्ति का शब्द है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का। लेकिन क्योंकि नौका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नौका भी बना है। तो नौका से, यहाँ भी इसका अर्थ से होगा, नौका भी अर्थात नौका से, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार कर रहे हैं, जल में घूम रहे हैं, किसके द्वारा, नाव के द्वारा। तो यहाँ भी नौका भी का अर्थ होगा नौका से या नाव के द्वारा। तो नौका से जल विहार कर रहे हैं। फिर क्या है, तेसु उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति। अब यह भी क्या है, तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति एक वचन। आपने देखा होगा, मैं इसको पूरा लिख दे रही हूँ एक बार आपको, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। देखिए राम जो शब्द होता है वो कैसे बनता है, राम तृतीया विभक्ति में बनेगा रामेण, और रामेण, रामाभ्याम और रामय, ये बनेगा रामय। तो इसी तरह से ये देखिए, ये जो कंदुकेन शब्द है ये रामेण जैसे लिया, बालक का बालकेन बनता है, कंदुक का कंदुकेन बना है, जैसे ये रामेण वैसे ये कंदुकेन। तो कंदुकेन क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो इसका चिन्ह क्या है, कंदुक से, गेंद से,
गेंद के द्वारा या गेंद से, के या द्वारा, से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है। तो गेंद के द्वारा क्रीडंती खेल रहे हैं, ऐसा आपका है। अभी ये जो देखिए जो तरंगय था ये रामय की तरह बना हुआ है, तरंगय जैसे रामय, तो ये भी तृतीया का ही है, इसका भी चिन्ह से या के द्वारा है। तो तरंगों, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए तरंगय का अर्थ है तरंगों के द्वारा, बहुत सारी तरंगें जो आ रही हैं, लहरें जो आ रही हैं। तरंगय का अर्थ है ये समुद्र की लहरें, तो समुद्र की लहरों के द्वारा यहाँ खेल रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, नौका के द्वारा जल विहार कर रहे हैं, और उनमें कुछ क्या कर रहे हैं, कंदुकें गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ देखिए हिंदी अर्थ है, यह समुद्र तट है और यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ तरंगों के द्वारा खेल रहे हैं या तरंगों के साथ खेलते हैं, और कुछ नावों के द्वारा जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। उनमें कुछ गेंद के द्वारा खेल रहे हैं या खेलते हैं। अब देखिए अब आगे क्या कहा जा रहा है कि बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बालकाः च मतलब और, बालिकाएं और बालक अर्थात लड़कियां और लड़के। बालुकाभिः, यहाँ भी देखिए बालुकाभिः, बालू के द्वारा, बालुओं से, रेत से क्या कर रहे हैं, बालुका गृहम रचयन्ति, बालू का घर या रेत का घर बना रहे हैं। बालू का मतलब रेत होती है, तो बालुका गृहम रचयन्ति अर्थात रेत का घर रचयन्ति बना रहे हैं। फिर क्या होता है, मध्य मध्य बीच बीच में, यहाँ भी देखिए तरंगाः जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, बीच बीच में, मध्य मध्य का मतलब बीच बीच में लहरें, बालुका गृहम बालू के घर को या रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जा रही हैं, अपने साथ पानी के बहाव के साथ इनका जो बालू का घर है, रेत का घर है, उसको भी प्रवाहित कर ले जा रही हैं, बहा ले जा रही हैं। आपने देखा होगा समुद्र के तट पे कि लहरें, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और जो भी समुद्र के किनारे रहता है वो अपने साथ अंदर समुद्र में बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा इस तरह की क्रीड़ा या खेल, प्रचलति एव चल ही रहा है, एव का अर्थ होता है ही, प्रचलति एव चलता ही रहता है, ऐसा अर्थ है इसका। ऐसी क्रीड़ा या ऐसा खेल चलता ही रहता है, कहाँ पर, समुद्र तट पर। अब समुद्र तटाः, जो समुद्र तट हैं, यहाँ बहुत सारे समुद्र तटों की बात हो रही है, समुद्र के किनारों की बात हो रही है। न केवलम पर्यटन स्थानानि, न केवल पर्यटन का स्थान है, घूमने का ही स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः जो मछुआरे हैं, मत्स्य के ऊपर, जो मछली के ऊपर जीवित रहते हैं अर्थात मछुआरे लोग हैं। अपि भी स्वजीविकाम चालयन्ति, स्व मतलब अपनी जीविका चलाते हैं। जो मत्स्यजीवी हैं, मछुआरे हैं, वो क्या करते हैं, मछली पकड़ करके अपनी जीविका चलाते हैं अर्थात अपने घर का खर्च चलाते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए, लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा बालू का घर बनाते हैं या बना रहे हैं। बीच बीच में तरंगें, जो लहरें हैं, बालू के घर को बहा लेती हैं या बहा ले जा रही हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र के तट केवल पर्यटन के स्थल ही नहीं हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः, जो ये अभी नाम लिए गए, मुंबई, गोवा, कोच्चि, ये जगह के नाम हैं। मुंबई है, गोवा है, कोच्चि है और कन्याकुमारी है, विशाखापत्तनम है और पुरी तटाः, पुरी भी एक जगह का नाम है। तो तटाः जो पुरी के किनारे हैं, इन सभी जगहों के जो किनारे हैं, तटाः का मतलब किनारे, अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अतीव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये इतने सारे बीच जो मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम और पुरी के ये जो तट हैं, किनारे हैं, ये अतीव प्रसिद्धाः सन्ति,
बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बीच का मतलब किनारा, समुद्र का किनारा, इंग्लिश में बीच कहते हैं। तो समुद्र के जो तट हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। गोवा तट, गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। ध्यान से आपको पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है। विदेशी पर्यटकेभ्यः, जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि विदेशी पर्यटकों के लिए क्या है, समधिकम रोचते, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक अच्छा लगता है। रोचते का मतलब अच्छा लगना। जो गोवा का तट है, गोवा तट का अर्थ है गोवा तट किनारा विदेशी पर्यटकों को समधिकम रोचते, सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, जो विशाखापट्टनम का तट है, किनारा है, वैदेशिक व्यापार के लिए, यहाँ भी आपने देखा व्यापाराय लिखा है ना, वैदेशिक व्यापाराय का अर्थ है विदेशी व्यापार के लिए। प्रसिद्ध है। कौन सा तट प्रसिद्ध है विदेशी व्यापार के लिए? विशाखापट्टनम का तट। अब कोच्चि तट, जो कोच्चि का तट है वो क्या है, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारिकेल के फल के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। नारिकेल फल के लिए क्या है, ये जाना जाता है। ज्ञायते मतलब जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जुहू तटे, जो जुहू तट है वो सर्वे जनाः। अब मुंबई नगर के जुहू तट में सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम का अर्थ है स्वेच्छा से, बिना किसी के रोक टोक के, अपने आप स्वेच्छा से, विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के मेरिना तटः, मेरिना तट, जो चेन्नई नगर का मेरिना तट है, देशस्य, देश का, सागर तटेषु, सागर तटों में, देश के सागर तटों में अर्थात पूरे देश के, हमारे भारत देश के सभी सागर तटों में, दीर्घतमः, सबसे बड़ा है। दीर्घतमः मतलब सबसे बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घतमः लग गया सबसे बड़ा। तो यहाँ जितने भी समुद्र तट थे, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी, इन सभी के बारे में यहाँ पे फिर से बताया गया कि जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों को, जो विदेश से आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। और मुंबई नगर का जो जुहू तट है उसमें क्या है, सभी लोग स्वयं से, स्वेच्छा से विहार करते हैं, घूमते हैं। और चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है वो क्या है, देश के सागर तटेषु, सभी समुद्र के तटों में दीर्घतमा, सबसे बड़ा है। तो इसका देखिए हिंदी अर्थ आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम का तट विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। अब देखिए अब क्या कहा जा रहा है, भारत के त्रिशिशु, जो भारत का त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के त्रिशिशु, 3 दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्माद एव का अर्थ है इसी ही कारणात्, इसी कारण से ही, इन तीनों का अर्थ है इसी कारण से ही, भारत देशः, जो भारत देश है, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। इति मतलब ऐसा, प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहते हैं। किसको? भारत देश को, क्योंकि भारत देश 3 दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है।
तो कहा जा रहा है कि भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। इसी कारण से अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर का अर्थ है बंगाल की खाड़ी, तो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर। और पश्चिम दिशायां, चा का मतलब है और, तो हिंद महासागर के बाद हम और लगा देंगे, और पश्चिम दिशायां, पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम, इन सभी त्रयाणाम, अपि इन सभी तीनों सागराणाम, सागरों में संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, जो इन तीनों समुद्रों का संगम भी, अपि का मतलब है भी, अब संगम के बाद हम भी लगाएंगे कि एतेषां मतलब इन सभी, त्रयाणाम तीनों, सागराणाम सागरों का, संगम भी मतलब मिलन भी, अर्थात जहाँ ये तीनों मिलते हैं, संगम भी कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट में, तट पर होता है। कन्याकुमारी के इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च, अत्र यहाँ, अब अत्र किसके लिए कहा जा रहा है? अत्र का अर्थ है यहाँ, यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है? कन्याकुमारी के तट पर। पूर्णिमायाम, पूर्णिमा को या पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदयः सूर्यास्तं च, तो यहाँ चंद्रमा का उदय, चा का मतलब है और, सूर्य का अस्त होना, अर्थात चंद्रमा का उगना, चंद्रमा का निकलना, और सूर्यास्तम, सूर्य का अस्त होना क्या है? युगपदेव द्रष्टुम, युगपदेव का अर्थ है एक ही साथ, दोनों का एक ही साथ, द्रष्टुम देखा, शक्यते देखा जा सकता है या देख सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। अत्र यहाँ, पूर्णिमायाम पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदयः चंद्रमा का निकलना या चंद्रोदय, और सूर्यास्तम सूर्यास्त, युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टुम देख सकते सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ? कन्याकुमारी के तट पर जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों एक ही साथ देखा जा सकता है या देख सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक ही साथ देखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपका ट्रांसलेशन था, पूरा हो गया। अब आता है आपका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 में आपको उच्चारणम कुरुत लिखा है, उच्चारण करना है। अब उच्चारण आपको बहुत ही शुद्ध रूप में करना है। तो कैसे इसको बोलेंगे? तरंगैः, मैंने अभी पढ़ना बताया था इससे पहले। कैसे पढ़ेंगे? तरंगैः, क्योंकि ऐ की मात्रा है इस पर, और ये 2 बिंदी जो लगी हैं ये अह की मात्रा होती है, विसर्ग कहते हैं इसको। तो ये अह की तरह पढ़ा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? तरंगैः, ऐसा पढ़ेंगे। मत्स्य जीविनः, यहाँ भी 2 बिंदी है, विसर्ग है, इसलिए इसको अह की तरह पढ़ेंगे। तो मत्स्य या आदातास्य, ऐसे मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः। विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिसृसु, यहाँ भी ध्यान देना है, सा में री की मात्रा लगी हुई है तो इसको कहेंगे श्री, तिसृसु, तिसृसु, तिसृसु। वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। ये आप मेरे साथ साथ आप इसको जब देखेंगे तो आप भी इसको अच्छे से दोहराइएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? अधोलिखिता नाम,
अधा का मतलब होता है नीचे, लिखिता नाम मतलब ये सारे जो लिखे हुए हैं। अधो लिखिता नाम नीचे लिखे हुए, प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो का नंबर पे क्या है, जनाह का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो किससे जल विहार कर रहे हैं, जल में किससे घूम रहे हैं। तो क्या होगा उत्तर आपका, जनाह नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो नाव के द्वारा या नाव से जल विहार कर रहे हैं। भारतस्य, अगला है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है। तो क्या है आंसर इसका, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरिना तटः, भारत का जो सबसे बड़ा समुद्र तट है वो मेरिना तट है, मेरिना बीच है। गा नंबर में, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कुत्र मतलब कहाँ, स्वैरम विहरन्ति स्वेच्छा से घूमते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं। तो उत्तरम, उत्तर क्या है आपका, आंसर क्या हो जाएगा, जनाः जुहू तटे, जो मुंबई का जुहू तट है वहाँ पे लोग स्वैरम विहरन्ति स्वेच्छा से घूमते हैं। अब बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, जो बालक हैं वो बालू से क्या बना रहे हैं। तो उत्तरम है क्या है, बालकाः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालक जो हैं वो बालू के द्वारा, रेत के द्वारा बालू का घर बना रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जहाँ पे किम ये क्वेश्चन वाले जो शब्द रहते हैं उसी के जगह पर आपको अपना एक शब्द लिख देना है आंसर, बाकी पूरी चीज़ें आपको वैसे ही लिख देनी है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। जैसे देखिए बालका बालुका भी, ये तो यही है पूरा, आंसर में भी यही है। किम की जगह क्या हो गया, बालुका गृहम, और रचयन्ति भी यही है पूरा, और पूर्ण विराम लगा दिया गया है। तो आपका ये पूरा आंसर बन गया। अब कोच्चि, अगला क्वेश्चन है, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, जो कोच्चि का तट है वो केभ्यः किस लिए जाना जाता है। तो कोच्चि का तट जो है वो यहाँ आंसर क्या है, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, जो कोच्चि का तट है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारियल होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषातः ये है, मंजूषातः आपका, इससे पदों को चित्वा चुन करके, पद मतलब होता है शब्द, तो शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखो क्या है, बंगोपसागरः है, प्रायद्वीपः है, पर्यटनाय है, क्रीड़ा है और संगमः है। इसको कैसे भरेंगे, देखिए कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, अब कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है, संगम होता है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, संगमः भवति। अब अगला खा में, भारत देशा, जो भारत देश है, इति कथ्यते, ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रायद्वीपः, भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। अब जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, तो किसके लिए आते हैं, पर्यटनाय यहाँ पे भरना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पर्यटनाय, लोग जो हैं वो समुद्र तट पर क्या करने आते हैं, पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। अब बालेभ्यः, बालकों को क्या अच्छा लगता है, क्रीड़ा रोचते, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रीड़ा रोचते, खेलना, क्रीड़ा का मतलब है खेलना, रोचते अच्छा लगता है, जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको क्या है, खेलना अच्छा लगता है। अब देखिए भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में अस्ति है, तो क्या है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बंगोपसागर, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अब चलिए यथा योग्यम योजयेत्, जैसा जिसके योग्य है, यथा का मतलब होता है जैसा, योग्यम योग्य है, जैसा योग्य है, जैसा उचित है, योजयेत् ऐसा मिलाओ, तो इन दोनों में जो जिसके योग्य है वैसे आपको मिलाना है। अब समुद्र तटा, अब इसमें आप देखिए जो हम पर्यटनाय बोल रहे थे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये सभी चतुर्थी विभक्ति एक वचन के हैं। ज्ञानाय ज्ञान के लिए, पोषणाय पोषण के लिए, प्रकाशाय प्रकाश के लिए, पर्यटनाय खेलने के लिए, पर्यटनाय घूमने के लिए, खेलनाय खेलने के लिए। तो आप देखिए जो समुद्र का तट है
ये किसके लिए है? पर्यटनाय। तो हम किससे मिला देंगे? पर्यटनाय, खेल, ये घूमने के लिए। क्रीडनकम, खिलौना, इसका मतलब होता है खिलौना। तो खिलौना किसके लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, जो दीपक है वो किसके लिए होता है? प्रकाशाय, तो प्रकाश के लिए हो गया। विद्या किसके लिए होती है? ज्ञानाय, तो ज्ञान के लिए हो गया। तो इससे हमने इसको मैच कर दिया। अब प्रश्न नंबर 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण। अब देखिए आ गया तृतीया विभक्ति, जो मैं पहले आपको पाठ में बता रही थी। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान ये होते हैं, खाली जगह को कहते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को आपको भरना है। यथा का मतलब है जैसे, एक आपको बता दिया गया। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम कोई एक व्यक्ति है जो मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ पे मित्र था, तृतीया विभक्ति में हो गया मित्रेण। अब ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति ही लगती है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति लगाई गई है। व्योम जो है मित्र के साथ जा रहा है, जबकि यहाँ इसका चिन्ह मित्र से नहीं है, यहाँ पे मित्र के साथ ही अर्थ है, लेकिन मित्र की जगह पर मित्रेण हो गया है क्योंकि सह शब्द है। अब इसी तरह आपको बालका, जो बालक है वो बालिका के साथ पढ़ता है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बालिका की जगह बालिका का तृतीया विभक्ति में हो जाएगा बालिका भी, क्योंकि बहुवचन में बनाना है। बालका, ये बहुवचन ये भी है, बहुत सारे बालकों के लिए। तो बहुत सारे जो बालक हैं वो बालिकाओं के साथ, या इसका अर्थ है बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तो बालिका भी यहाँ पे हो गया, क्योंकि बालिका का तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनेगा बालिका भी। अब देखिए खा नंबर में तडागः, जो तालाब है वो कमलैः विभाति, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा तडागः कमलैः विभाति। कमल का तृतीया विभक्ति में बहुवचन में बन गया कमलैः, कमलों से, कमल से या कमलों से। जो तालाब है वो कमल से या कमलों से विभाति, सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, इसका यही अर्थ है। विभाति सुशोभित होता है, तालाब कमलों से सुशोभित होता है। तो कमल का तृतीया विभक्ति में क्या बन गया? बहुवचन में कमलैः। अब गा में देखिए अहम अपि, मैं भी, खेलामी, खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कंदुक शब्द का है, कंदुक का तृतीया विभक्ति में यहाँ क्या बनेगा? कंदुकेण। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाः सह धावन्ति, अगला है अश्वाः। अब यहाँ पे अश्व है, तो अश्व का तृतीया विभक्ति में बहुवचन में क्या बनेगा? अश्वैः। तो जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ सह धावन्ति, सह का अर्थ है साथ, धावन्ति दौड़ रहे हैं। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। अब मृग है, तो यहाँ मृग का क्या बनेगा? यहाँ भी बहुवचन है मृगा, तो मृग का मृगैः बनेगा। तो मृगाः मृगैः सह चरन्ति, इसका ऐसे अर्थ होगा जो मृग हैं वो मृगों के साथ चर रहे हैं, या हिरन हिरनों के साथ चर रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितम वृत्त चित्रम। वृत्त का मतलब होता है गोला, तो ये वृत्त चित्र है, तो गोले का चित्र है। तो वृत्त चित्रम पश्यत, देखो। अब उदाहरणानुसार, जैसा उदाहरण दिया गया है उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक गतैः शब्दैः, कोष्ठक में जो ये शब्द हैं, ये जो कोष्ठक में शब्द लिखे हुए हैं, इनका उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्य बनाइए। तो यथा का अर्थ है जैसे, एक आपको बना के दे दिया गया है। रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, ये देखिए पहले नंबर पे क्या था? मित्र था, सह था, क्रीडति था। तो रहीम मित्र के साथ खेलता है, इसका यही अर्थ होगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सही वाक्य बनाने के लिए मित्र का मित्रेण करना पड़ेगा, इसमें तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो जो रहीम है, अब रहीम ये सारी क्रियाओं को रहीम ही कर रहा है, इसलिए रहीम तो बीच में है, अब रहीम से ये सभी सेंटेंस बन रहे हैं। तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, एक वाक्य आपका बन गया, ये आपको बताया भी गया है। अब दूसरा क्या बनेगा?
रहीमः ये है दूसरा नंबर पे, तो रहीमः द्विचक्रिकया। अब क्योंकि मैं पेन ले लेती हूँ, रहीमा जो रहीम है वे द्विचक्रिका, ये द्विचक्रिका का क्या बनेगा, द्विचक्रिकया आपणम मतलब बाजार, गच्छति जाता है। द्विचक्रिका दो चक्के वाली क्या होती है, साइकिल। तो जो रहीम है वो साइकिल से बाजार जाता है, इसका यही अर्थ है। तो द्विचक्रिका का जो है तृतीया विभक्ति में क्या बन जाएगा, द्विचक्रिकया। तो द्विचक्रिका से बाजार जाता है, एक सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो रहीमः ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अब तीसरा सेंटेंस है, जो रहीम है वो क्या कर रहा है, कलम से पत्र लिखता है। तो इसको हम कलम से बनाने के लिए इसको तृतीया विभक्ति में लगाना पड़ेगा। तो कलम का क्या हो जाएगा, कलमेन, क्योंकि एक पेन से लिख रहा है इसलिए कलमेन। तो रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम पेन से पत्र लिखता है, यही इसका अर्थ होगा। और तीसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। अब चौथा सेंटेंस, रहीमः हस्त, ये हस्त लिखा हुआ है मतलब हाथ, और कंदुकम छिपति, कंदुक को छिपति मतलब धक्का मारता है, दूर फेंकता है, इसका अर्थ होगा छिपति। तो रहीमा जो रहीम है, हाथ का क्या करना पड़ेगा, हाथ से। तो हाथ से कहने के लिए इसका क्या करेंगे, हस्तेन। तो रहीमः हस्तेन कंदुकम छिपति, रहीम जो है वो हाथ से गेंद फेंकता है। सेंटेंस क्या बनेगा, रहीमः हस्तेन कंदुकम छिपति। अब देखो रहीम नौका से, अब नौका से बनाना है तो नौका क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए तृतीया विभक्ति में नौकया बनेगा। जैसे द्विचक्रिका भी स्त्रीलिंग था इसलिए द्विचक्रिकया हो गया। ये पुल्लिंग शब्द है तो हस्तेन हो जाएगा। तो रहीमः नौका का नौकया बन जाएगा, नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। तो अगला सेंटेंस क्या बनेगा, रहीमः नौकया जल विहारम करोति। अब छठा सेंटेंस आपका बनेगा, रहीमः जो रहीम है वो चषक, चषक का क्या बनाना पड़ेगा, चषकेन जलम पिबति, चषक का अर्थ होता है गिलास, तो गिलास से जल पीता है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, रहीमः चषकेन जलम पिबति, जो रहीम है वो गिलास से जल पीता है। अब सातवां सेंटेंस है, रहीमः तूलिका चित्रम रचयति। तो यहाँ तूलिका का अर्थ है पेंट ब्रश। तो यहाँ पे हमको कहना है कि रहीम तूलिका से अर्थात पेंट ब्रश से चित्र बनाता है। तो तूलिका की जगह, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो जैसे द्विचक्रिका का द्विचक्रिकया बन गया था वैसे तूलिका का तूलिकया बन जाएगा। और सेंटेंस क्या बनेगा, रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, जो रहीम है वो ब्रश से चित्र बनाता है। तो अगला सेंटेंस है, वायुयान, वायुयान लिखा हुआ है ह्यः और आगच्छत। तो वायुयान से कल, रहीम जो है वो वायुयान से कल आया, इसका अर्थ यही है। तो वायुयान का क्या बन जाएगा, वायुयानेन। और सेंटेंस आपका बन जाएगा, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत, रहीम जो है वायुयान से कल आया। ये ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल, इसलिए कल आया, ऐसा अर्थ है इसका। तो यहाँ पहला आपने बनाया था, ये पूरा 8 सेंटेंस आपके बन गए। आपको इन्हीं शब्दों में तृतीया विभक्ति लगानी थी, बाकी और सभी को वैसे ही लिख देना था। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 7, कोष्ठकात्, कोष्ठक से, ये होता है कोष्ठक। तो कोष्ठक से जो है उचित पद प्रयोगेण, उचित पद के प्रयोग से, उचित शब्दों के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये रिक्त स्थान को आपको भरना है, खाली जगहों को भरना है। तो धनिका जो धनी है वो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, धनिकः धनम ददाति, धन देता है। किसको धन देता है, निर्धनम या निर्धनाय। यहाँ पे
क्योंकि जब धन किसी को देना अर्थ होता है तो हमेशा वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगती है, निर्धनम नहीं होगा, निर्धनाय होगा। धनी जो है वो निर्धन को धन देता है, अर्थ तो यही है, धन निर्धन को देता है, लेकिन क्योंकि धन देता है, देने अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है तो यहाँ हो जाएगा निर्धनाय। तो आपको भरना है निर्धनाय। धनिक जो है वो निर्धन के लिए धन देता है। अब बाला जो बच्चा है वो क्या जाता है, पठनाय विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पठनाय, पठनेन नहीं होगा, पठनाय होगा। सज्जनाः जो सज्जन लोग हैं वो क्या है, परोपकाराय जीवन्ति, परोपकार के लिए जीते हैं। सब में चतुर्थी विभक्ति वाला ही आपको चूज करना है, परोपकाराय, पठनाय और निर्धनाय। इसी तरह अगला है प्रधानाचार्यः, क्या करते हैं प्रधानाचार्य जी, पारितोषिकम यच्छति, पारितोषिक मतलब वो जो गिफ्ट दिया जाता है बच्चों को, पारितोषिक यच्छति देते हैं। तो किसको देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा छात्रेभ्यः, छात्रों को जो है पारितोषिक देते हैं। अब नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, शिक्षकाय नमः, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षक को नमस्कार है, शिक्षकाय नमः। जब भी आपको नमः किसी के भी साथ लगाना हो तो वहाँ पे उसके साथ आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, शिक्षकाय नमः। बालकाय नमः, बालक को नमस्कार है, बालकाय नमः, इस तरह से बनाते हैं। अध्यापकाय नमः, इस तरह से बनेगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।